अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने जो आखिरी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज़ादी की तरफ जाएँगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह बना, क्या कौन से इवेंट्स हुए जिनकी वजह से पाकिस्तान जाके बनता है। तो इसके लिए जो टॉपिक है इसको समझने के लिए जो पिछले टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, तो वो आपको ज़हन में रख के लिंक करने इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जब आते हैं तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे हम देखते हैं कि इलेक्शन होती है 1945-46 में दिसंबर के महीने में इलेक्शन शुरू होती है और ये जनरल इलेक्शन होती है। एक इलेक्शन आपको याद है 1937 में हमने पढ़ी थी जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी और मुस्लिम लीग उसमें इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन 1945-46 में जो है जनरल इलेक्शन होती है। जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। मुसलमानों की जो जितनी सीटें होती हैं मेजॉरिटी सीटें सारी मुस्लिम लीग जीत जाती है। जीतने के बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग जो अपने दावा क्या होता है उस दावे पे कायम रहती है और उस दावे को साबित करती है कि मुसलमानों की जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने वाली वो सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। तो इस इलेक्शन से जो मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो होता है, जो उसके दावे होते हैं, उसकी डिमांड्स होती है, वो सारी सच साबित हो जाती है। क्योंकि 37 के इलेक्शंस जो है वो कुछ प्रोमिसेस तक थी, जबकि ये पूरी मतलब एक तो जनरल इलेक्शंस थी, फिर पूरे समझे आप हिंदुस्तान में हुई। में जितनी जो सीट्स थी सेंटर में और प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग सारी जीत जाती है। जीत जाने से जो मुस्लिम लीग का बयानिया होता है, इस टाइम जो यूज़ करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद मुसलमानों को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये जितनी जो स्लोगन्स हैं इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, वो इस इलेक्शन में यूज़ होती हैं और मुस्लिम लीग जो है उन्हीं नारों की बुनियाद पे, उन्हीं मैनिफेस्टो की बुनियाद पे इलेक्शंस जीत जाती है। इलेक्शन जीतने के बाद क्या होती है? आपको फिर एक पिछला टॉपिक याद है हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन आती है, वो कहती है कि आप जो है प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनाएँ, इंटीरिम गवर्नमेंट बनाएँ, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस करेगी। तो सारी होती है। अब इस इलेक्शन में जो जीत चुका होता है तो उनको जो है मौका दिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करें। होता क्या है उसमें, 6 बंदे जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के होते हैं, जिसे हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम नुमाइंदे को जो है अपॉइंट करती है, जिसपे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जेक्शन रेज़ करती है। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को बुलाती है कि आप आके गवर्नमेंट बनाएँ, और मुस्लिम लीग को इग्नोर करती है। और उसमें ये भी होता है कि कांग्रेस ये डिमांड करती है कि हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा दी जाए मुसलमानों की निस्बत। तो ब्रिटिश उसकी बात मानती है और मुस्लिम लीग को इग्नोर करती है। जब इग्नोर करती है तो एज़ अ रिएक्शन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल देते हैं, जो कि 16 अगस्त 1946 होती है। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल जो है वो कलकत्ता में शुरू होती है, कलकत्ता राइट्स के नाम से, जिसमें एक दिन में 4000 से 5000 लोग मारे जाते हैं। हिंदू-मुस्लिम जो फ़साद जिसको हम पढ़ते हैं, ये वो होती है। तो नवाकली इसमें गाँव होता है, वो जगह होती है और ये मेरे ख़्याल से डायरेक्ट एक्शन डे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आप देखते हैं अब हालात जो है कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं और ये भी साबित हो गया कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो जो मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग माँगती है, मुस्लिम्स वही माँगती हैं, तो वो ब्रिटिश को देना पड़ेगा। जब ये चीज़ें होती हैं तो इससे ब्रिटिश और इन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को समझ जाते हैं कि अब इस जो स कलकत्ता राइट्स जो है, ये जो सिविल मास मैसेकर जो स्टार्ट हुई है, वो नहीं रुक सकती जब तक हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात ना मानें। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या माँग माँग रही है? पार्टीशन माँग रही है। तो इसके नतीजे में जून 3 प्लान आ जाता है। जून 3 प्लान में यही होता है कि एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। कमीशन जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़, ये आपको याद है फिर हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था 3 ग्रुप्स बनते हैं ए, बी, सी। एक में हिंदू मेजॉरिटी एरिया होती है, दूसरे में मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, तीसरे में असम और बिहार वाले जो रीजन है वो होते हैं, बंगाल वाले। तो जून 3 प्लान बिल्कुल उसी के मुताबिक आती है कि एक बाउंड्री कमीशन बनेगी और वो इन चीज़ों को डिसाइड करेगी। तो जून 3 प्लान के बाद जो जुलाई में ये जून होती है, जुलाई में 1947 में बाउंड्री कमीशन बनती है। में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए जाती हैं, कमिटीज़ बनाई जाती हैं, जिनका हेड जो है सर साइरल रेडक्लिफ होता है। तो एक बाउंड्री बनाई जाती है मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को डिमार्केट करने के लिए, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ को, और इससे जो जो करंट पार्टीशन आपके सामने मुल्क बना हुआ आता है, वो उसी के अंदर होते हैं। और कुछ और एरियाज़ भी होते हैं, जिसमें कश्मीर के एरियाज़ होते हैं। ये टॉपिक बड़ा मतलब इसमें थोड़े-से इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि ब्रिटिश और ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल के जो है, बहुत सारे पाकिस्तान के हिस्से में जो एरियाज़ आ रहे होते हैं, उनको हिंदुस्तान को दे देती है। तो मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि ये बाउंड्री कमीशन भी है, ये एज़ इट इज़ नहीं होती जिस तरह इसको होनी चाहिए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। अगर वो बाउंड्री कमीशन जो असल जो उसका आइडिया था उस हिसाब से बनती, तो
मुस्लिम पाकिस्तान के पास बहुत कुछ आ चुका होता। लेकिन इस बाउंड्री कमीशन में ये कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को जितना कम से कम एरिया दिया जाए वो मुमकिन हो वो करें और ऐसा मुल्क बनाया जाए जो मजबूर होके लास्ट में आके हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। मतलब इसको इतना सुकेट के हम छोटा कर लें कि वो मजबूर होके सर्वाइव ना कर सके और वापस आके हिंदुस्तान में मिले। तो बाउंड्री कमीशन की असल में ये कोशिश होती है। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हक में जिसके एरियाज़ के हिसाब से मेजॉरिटी के हिसाब से पाकिस्तान के हक में आनी थी वो नहीं आती। तो ये सारा जो आजकल जो डिस्प्यूट है सब कुछ है वो इसी बाउंड्री कमीशन की वजह से ही है। अगर उस टाइम इसमें इंसाफ किया जाता तो बहुत सारे मसले जो है हल हो चुके होते। फिर एनी हाउ ये बाउंड्री कमीशन जो भी होती है तो जिन्ना जो है फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, जो कुछ भी दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो फिर उसके बाद जो है 15 अगस्त जो है 1947 को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास कर दिया जाता है। उसमें फिर ये है कि 15 अगस्त से इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग-अलग रियासतें बनती हैं। माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है और कायद-ए-आज़म अब्दुल जिन्ना जो है गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हो जाते हैं। दोनों जो है एलिजेंस ओथ जो है वो क्वीन विक्टोरिया से लेते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद मतलब जितनी जो इनकी होती है अपना मिलिट्री एसेट्स जो है उनकी तकसीम होती है, ब्यूरोक्रेसी की होती है, एरियाज़ के पैसों की सारी जो है वो तकसीम हो जाती है। तो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो कुछ होना था, वो किस तरह होती है, क्या मसले मसाइल सामने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिर्फ़ सिंपली ये हम देखते हैं कि 45 से 46 जो इलेक्शंस हुए, उसके नतीजे में एकदम जो हालात हैं ब्रिटिश इंडिया को चेंज हो जाती है और विदिन फ्यू मंथ्स जो है सिचुएशन ऐसे बदल जाती है कि जो ब्रिटिश ये सोच रही थी कि हम हिंदुस्तान को बगैर पार्टीशन के चले जाएँगे, उनको मजबूरन इसको पार्टीशन करके जाना पड़ता है। तो ये मतलब लास्ट फ़ेज़ था जिसमें आप देखते हैं कि ये डेवलपमेंट हुई। अगर आप लोग व्यूअर्स चाहेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इलेक्शंस पे या डायरेक्ट एक्शन डे पे या जून 3 प्लान या बाउंड्री कमीशन पे तो कमेंट्स पे ज़रूर मुझे बता दीजिएगा तो फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखना मुश्किल होगा। वो तो आप देख के भी याद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मेन आइडिया था मेरी कोशिश थी कि वो आप तक कन्वे करूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मैं कभी जाके इनको इंशाल्लाह कवर कर लूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।